यानी चुनाव नहीं कहा जा सकता है, उपचुनाव कहा जा सकता है क्योंकि लोकसभा खत्म हुआ है। लेकिन कई सीटें हैं जिनको लेकर कहा जा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां इस वक्त साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। अमृता, जरा ये बताइए कौन कौन सी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? चूंकि आपको जाना है, थोड़ा वक्त है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपसे ये बातें समझ लूं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर सीटों की बात की जाए तो 10 सीटें हैं विधानसभा की जिन पर उपचुनाव होना है, क्योंकि ज्यादातर सीटों से जो है वो सांसद चुन लिए गए हैं। हाँ। तो अब जब वो सीटें खाली हैं तो विधायकों को चुना जाना है, तो विधानसभा चुनाव होने हैं। और सबसे अहम बात यहाँ समझनी ये होगी कि इतनी करारी हार के बाद जो सीटें बीजेपी के हाथ से गई हैं लोकसभा चुनाव में, अब वहां पर ये सीएम योगी आदित्यनाथ की अपनी भी नाक और साख का मामला हो जाएगा कि इन विधानसभा चुनावों में इन सीटों पर जो है वो बेहतर परफॉर्म करना है। पर ये बीजेपी के लिए संजय आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिन 10 सीटों का मैं जिक्र अभी करने वाली हूँ वो सीटें हैं जहां से जो अभी भी बढ़त थी और जो कैंडिडेट्स थे पहले, जो विधायक थे, वो सपा के ही ज्यादा रहे। सपा का गढ़ है। हाँ, अमूमन करहल की बात कर लें, मिल्कीपुर की बात कर लें, कटेहरी की बात कर लें, कुंदर की, गाजियाबाद, खैर मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ, तो ये तमाम सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। ये 10 सीटें, और ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है वो पहले से काफी मजबूत है। और अगर करहल की बात करें तो यहाँ से तो पूर्व विधायक अखिलेश यादव ही रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज चेहरा है। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और अगर अखिलेश लड़ते तो वहीं से लड़ते हैं, वरना घर परिवार का या फिर कोई आसपास का वहां का कार्यकर्ता भी लड़ता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को चुनौती देना या फिर उसको हराना बहुत मुश्किल है। दूसरा सबसे जो चर्चित सीट है वो मिल्कीपुर है। अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बन गए, लेकिन ये वो इलाका है जो खास करके जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, वो बहुल इलाका है। और यहाँ पर अगर बीजेपी इस बार फतेह नहीं करती तो अयोध्या में एक बार फिर से बहुत किरकिरी झेलनी पड़ सकती है। ये बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके अलावा अगर आप करेंगी बात गाजियाबाद, सीसामऊ और फूलपुर की, फूलपुर एक ऐसा इलाका है जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, खास करके वो क्षेत्र है जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। ये बीजेपी के लिए थोड़ा आसान हो सकता है। ना सिर्फ फूलपुर बल्कि खैर और गाजियाबाद, ये दोनों सीटें भी बीजेपी की मानी जाती हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि बीजेपी इन सीटों पर बेहतर परफॉर्म करते हुए उन सीटों पर कैसा परफॉर्म करती है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। और वहीं अगर बात करें रलौद की सीटों की, तो मझवा सीट निषाद पार्टी और मीरापुर जो सीट है वो रलौद ने जीती थी। तो ऐसे में अब यहाँ पर कितना बेटर परफॉर्मेंस होगा, ये संजय आप दर्शकों को बताइए। देखिए, आरएलडी को लेकर जो है, आरएलडी का अपना गढ़ है, चूंकि किसानों के आंदोलन के बाद ठीक है जयंत चौधरी वहां पर चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, लेकिन जिस वक्त ये पूरी वेव चली थी, किसानों का आंदोलन हुआ था, उससे आरएलडी को फायदा हुआ था। चूंकि अब इस बार चुनौती वाकई में यहाँ पर होगी। अगर यहाँ से बीएसपी वाकई में फाइट में आती है या फिर अखिलेश यादव भी मेहनत करते हैं, और आरएलडी का बीजेपी के साथ जाना ये तय करेगा कि क्या वाकई में राकेश टिकैत की जो भूमिका किसान आंदोलन में थी उसके पक्ष में लोग हैं या फिर आरएलडी की नीतियों को लेकर बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में हैं। ये सीट इस बार आरएलडी के भविष्य को तय करने वाली है। अन्य सीटों पर क्या कुछ समीकरण होंगे ये संजय आपको बताएंगे, क्योंकि अब आपसे लाइव मुलाकात का वक्त हो गया है, तो न्यूज बुलेटिन के माध्यम से बिल्कुल अमृता, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इन तमाम जो बातें आपने रखी है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन बातों को एक एक करके सीटों के हिसाब से समझाऊं। सबसे पहले आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समीकरण बने, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वाकई में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से क्लीन स्वीप करने की तरफ आगे बढ़ेगी, लेकिन हुआ क्या, उसके ऑपोजिट हुआ। सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर समाजवादी पार्टी बनकर उभरी, और उसके बाद बीजेपी अब मंथन कर रही कि आखिर वाकई में क्या ऐसे हालात बन गए, क्या कुछ हुआ। चूंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया था, प्रधानमंत्री बनारस से लड़ते हैं चुनाव, तमाम जो बड़े चेहरे उनको उतार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आखिर यूपी में हार हो गई। तो यूपी उपचुनाव को लेकर 10 सीटों को लेकर जो मंथन किया जा रहा है, चर्चा हो रही है, उस पर मेरे साथ जो बातचीत करने के लिए अपूर्व मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अपूर्व, स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर 10 सीटों को बताइए कि आखिर इसको डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में सेकंड पार्टी बनना यही एक मौका है जहां से बीजेपी एक बार फिर से रिवर्स कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लोकसभा चुनाव का डैमेज कंट्रोल है। इसी के साथ साथ इसे विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले एक रेस की तरह माना जा रहा है कि भाई उससे पहले एक मॉरल जो बूस्ट अप है वो किया जाए। हालांकि विधानसभा चुनाव होने में, यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी टाइम है, कम से कम 2-2.5 साल हमारे पास है, लेकिन दोनों पार्टियां, सपा और बीजेपी, ये मान के चल रही है कि जो इन 10 सीटों पर लीड लेगा वो एक साइकोलॉजिकल कह सकते हो कि आगे बढ़त बनाएगा, साइकोलॉजिकल बढ़त बना लेगा, उससे माहौल बनेगा। बिल्कुल विधानसभा चुनाव में अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो ये जो 10 सीटें हैं इसमें से 5 सपा के पास थी, 3 बीजेपी के पास थी, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी के पास थी। तो 5 सीटों पे कम से कम 5 सीटों पर सपा जीतना चाहेगी। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो लोकसभा चुनाव में सीटें उनकी कम हुई हैं और जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसके हिसाब से
कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा प्रदर्शन किया जाए। और समाजवादी पार्टी कहती है कि अभी अगर प्रदेश के भीतर विधानसभा चुनाव हो तो जैसे लोकसभा चुनाव में मैंडेट सपा के पक्ष में था, वो माहौल एक बार फिर से दिखाई देगा और बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि उस तरीके से या फिर हाफ हाफ की स्थिति भी बिल्कुल है ना। हाँ, तो बीजेपी की अगर तैयारी की बात करें तो उन्होंने कोर कमेटी की मीटिंग की है जिसमें 15 लोगों की एक टीम बनाई गई है, मंत्रियों की टीम बनाई गई है और उन 15 मंत्रियों को सिर्फ 10 सीटों के लिए लगाया गया। आप सोचिए किस तरह की तैयारी है बीजेपी की, 15 मंत्रियों को 10 सीटों के लिए लगाया गया है कि ये सीटें किसी भी तरह कम से कम 8 या 9 सीटें जीतनी है आपकी। मतलब सोशल मीडिया पे तो एक कहा भी जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद भी जाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री खुद भी जाएंगे और बीएल संतोष जो हैं, जो उनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, वो खुद जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं कि 10 की 10 सीटों पे वो ये जायजा लेंगे कि कहाँ क्या स्थिति है और एक एक मंत्री को एक एक सीट सौंपी गई है कि आप इस सीट पे पूरा समीकरण देखिए क्या स्थिति है और किस तरह से जीत को प्रभावी बनाया जा सकता है, जीत का माहौल क्रिएट किया जा सकता है। तो ये जो तैयारी है पूरी दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह जो बीजेपी है वो बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहती और टारगेट रखा गया है कि कम से कम 8 सीटें जीतनी ही जीतनी है। तो सपा, दूसरी तरफ जो सपा है वो पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह 5 तो अपनी बैक करनी है कि मतलब 5 से कम तो किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस मुझे लगता है कि मिल्कीपुर सीट पे रहेगा, जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है वो चूंकि पूरे देश में चर्चा रही थी अयोध्या की हार की, तो उस हार को बीजेपी किसी भी तरह मिल्कीपुर सीट जीत के अपना मिल्कीपुर के समीकरण क्या है, क्योंकि वहां पे मिल्कीपुर के समीकरण देखिए, हाँ नहीं बिल्कुल, अगर एक तरह से अवधेश प्रसाद का वहां पर भी एक तरह से दबदबा है, हाँ बिल्कुल गढ़ कह सकते हैं, गढ़ कहा जा सकता है, वहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं कि नहीं? देखिए बिल्कुल चुनौतियां हैं क्योंकि अवधेश प्रसाद का गढ़ रहा है मिल्कीपुर सीट जो है वो ज्यादातर माना जाता है कि सपा ही वहां पे प्रभावी है। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो अयोध्या में जीत बेशक हो गई सपा की, लेकिन मिल्कीपुर सीट में जो वोट्स हैं, वोट शेयरिंग सपा का कम हुआ है। अच्छा। तो ये जो समीकरण है ये बीजेपी के फेवर में कहीं ना कहीं चला जाता है। तो बीजेपी की कोशिश है कि इस जो पॉइंट है कि भाई सीट उनकी कम हुई है तो वोट शेयर कम हुआ है, उसको भुनाया जाए, उसको किसी भी तरह अपने फेवर में किया जाए इस पॉइंट को और किसी भी तरह यहाँ पे जीत दर्ज की जाए। मैनपुरी खास करके समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन करहल का अगर जिक्र करें, अखिलेश यादव वहां से विधायक थे, अब सांसद बन चुके हैं। करहल में क्या बीजेपी के लिए कोई होप है, कोई संभावना है, उम्मीद लगती है? देखिए कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं, कोशिश वो पूरी कर रहे हैं कि जब वो 10 सीट का टारगेट लेके चलते हैं कि 10 में से कम 8 जीतनी है, तो डेफिनेटली करहल पे भी उनका फोकस होगा। और करहल वो इसलिए भी जीतना चाहेंगे क्योंकि करहल बेशक कहने को एक सीट है, लेकिन करहल से विधायक जो थे वो अखिलेश यादव थे खुद। तो अखिलेश यादव की सीट जीतना जितना मुश्किल होगा उतना ही ज्यादा साइकोलॉजिकल बूस्टअप देने वाला भी होगा। मतलब अगर ये एक सीट उन्होंने जीत ली तो ये विधानसभा चुनाव के लिहाज से उनके मतलब जो ये कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको एक तरह से रिवर्स करने वाली बात हो जाएगी। देखिए बड़े दिग्गज नेता के अगर घर में जाकर उन्हीं के किसी नेता को हराना उस नेता की हार मानी जाती है। तो ये आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के लिहाज से कहा जाए कि पूरे प्रदेश में एक मैसेज, सियासी मैसेज होगा कि देखिए अखिलेश यादव को भी उनके गढ़ में हराया जा सकता है, यानी वहां की जनता उनके साथ नहीं है तो प्रदेश में उनके पक्ष में माहौल नहीं। हाँ, और वो एक तरह से ये भी मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि सपा को जो सीटें मिल गई हैं वो एक तरह का फ्लुक है, वो एक तरह का तुक्का है, ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ जो जनसंवेदना है उनकी तरफ झुक गई है। ये एक मैसेज देने की बीजेपी लगातार कोशिश करेगी। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं तुरंत योगी आदित्यनाथ जो है एक्टिव हो गए हैं प्रशासन को लेके, शासन को लेके। लगातार उन्होंने मीटिंग्स की, लगातार प्रशासनिक सुधार के जो है फैसले किए हैं। ये फैसले ये दिखाते हैं कि वो अगले 2 साल और भी ज्यादा कठोर फैसले वाले हो सकते हैं। पुलिस को उन्होंने और ज्यादा सक्रिय किया, लगातार एनकाउंटर हुए कई हमें देखने को मिले। तो वो पूरी कोशिश में है कि यूपी को किसी भी तरह लूज नहीं किया जाए और उसी क्रम में ये 10 सीटों का चुनाव भी होगा। हालांकि इसमें बड़ी मजेदार बात यह है कि 9 सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद बनने के चलते खाली हुई हैं। एक सीट ऐसी है जो सपा के एक जो विधायक थे उन्हें सजा हो गई, 7 साल की सजा हो गई है, तो वो सीट खाली हो गई है। और सपा की तैयारी को देखें, बीजेपी की तैयारी की हमने बात की कि किस तरह उन्होंने मीटिंग की, 15 मंत्रियों की कमेटी बना दी। सपा की तैयारी की अगर बात करें तो अभी से नाम आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि इरफान सोलंकी जो कि जिन्हें 7 साल की सजा हुई है, उनकी जगह नसीम सोलंकी का नाम सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी सपा नाम फाइनल करेगी ताकि जो भी कैंडिडेट है वो अपने क्षेत्र में मौका मिल सके। बिल्कुल सही आपने कहा।
अपूर्व, लेकिन अभी समय है इस बात को लेकर, हो सकता है कि आने वाले वक्त में जैसे सियासी गर्माहट होगी 10 सीटों को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से, दो ही इस वक्त कहा जाए कि मेन फ्रंट में मुकाबले में है। मेन फ्रंट में है, लेकिन कांग्रेस के बारे में ऐसे सामने आ रही है रिपोर्ट्स कि वो 2 से 3 सीटों पे लड़ने की कोशिश कर रही है कि सपा और कांग्रेस मिलके लड़ेंगे, 2 या 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। हालांकि ये कयासबाजी है, अभी फाइनल तो देखने पड़ेगा कि वो आपस में किस तरह से समीकरण बैठाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अपूर्व इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और देखना यह है कि इन सीटों पर वाकई में क्या भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है उसको कवर अप कर पाती है कि नहीं, और समाजवादी पार्टी अगर यहां पर इनमें से अगर 5 सीटें, 6 सीटें, 7 सीटें भी अपने फेवर में करने में कामयाब हो जाती है तो भी बीजेपी के लिए सियासी तौर पर मैसेज जो प्रदेश के भीतर जाएगा वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। यानी आजमाइश जोर एक तरह से दोनों पार्टियों के बीच में होने वाली है। वक्त है, जैसे नाम क्लियर हो जाएंगे कौन यहां से प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, तब उसके बाद तस्वीर और बिल्कुल साफ होगी। लेकिन यह जरूर है कि लोकसभा के बाद विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव आने वाले 2.5 साल बाद जो चुनाव है उसकी दिशा और दशा जरूर तय करेगा। धन्यवाद आप सभी का।